हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का प्रीवियस ईयर का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बीएसटी सब्जेक्ट जो बिजनेस स्टडीज का जो सब्जेक्ट है उसका सोल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा 10वां लेक्चर वीडियो है। 9 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड दिस इज माय 10th लेक्चर वीडियो। और इसी के साथ मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई, आप लोगों की जो प्रिपरेशन है बोर्ड एग्जाम की, वो अच्छी चल रही होगी। नवंबर का महीना आ गया है, दिसंबर से आप लोगों के प्री बोर्ड के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं, तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी डाउट हैं वो क्लियर करते जा रहे होंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया करिएगा एग्जाम में, ठीक है। एंड काफी बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम लास्ट मतलब अब क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट हो गया है, सारे स्कूलों में सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अब प्री बोर्ड की तैयारी चल रही है, तो बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कैसे तैयारी करें। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ कि लास्ट समय में ना जितने ज्यादा आप सैंपल पेपर लगा सके उतना अच्छा है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि जितने ज्यादा सैंपल पेपर आप लगा सकें अपने एग्जाम की तैयारी के लिए उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक। तो इसी के रिगार्डिंग मेरे सामने ये बुक आई है, 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर की बुक है, ओसवाल गुरुकुल की बुक है, काफी अच्छी बुक है, आप इस बुक को रेफर कर सकते हैं। एंड एक और इसमें खास बात है कि जैसे अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम की बात करूं तो ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है। मतलब कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश हुआ, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, इन सारे ही सब्जेक्ट के जो सैंपल पेपर है वो आपको एक जगह इसी बुक में मिल जाएंगे। ये देखिए, इसका इंडेक्स है, कंटेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, इंग्लिश के सैंपल पेपर, फिजिकल एजुकेशन के, कंप्यूटर साइंस के, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, सारे सैंपल पेपर सॉल्व है और बहुत ईजी लैंग्वेज में सॉल्व किए गए हैं। तो आप ये बुक रेफर कर सकते हैं। और ये आखिरी समय में जब एग्जाम आने वाले हों उससे पहले हमें बहुत सारी कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर लगा लें, ठीक है। एंड दिस सैंपल पेपर इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस जो 31 मार्च 2023 को जो सीबीएसई ने जो सिलेबस इशू किया है, न्यू सिलेबस इशू किया है, उसके अकॉर्डिंग ये सैंपल पेपर डिजाइन किए गए हैं, लिखे गए हैं। तो ये काफी अच्छे हैं, प्लस इसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन है ना वो काफी अच्छा है। मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में इसी सैंपल पेपर बुक से सैंपल पेपर बच्चों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो आप भी इस बुक को देख सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। एंड इसके साथ ही ओसवाल का अपना टेलीग्राम का चैनल है, आप वो भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको ना फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, तो ये काफी अच्छा रहेगा। देखिए, अब हमें जितना ज्यादा पढ़ने के लिए मटेरियल मिल जाए, जितने ज्यादा क्वेश्चन मिल जाए, जितने ज्यादा सैंपल पेपर मिल जाए, उतनी ज्यादा ही हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। हम जानते हैं वैसे भी ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे हमारे लिए उतना अच्छा रहेगा, उतने ज्यादा तरीके के डाउट्स आएंगे और फिर वो डाउट्स हम क्लियर करते चलेंगे, ठीक। तो जरूर आप इस बुक को रेफर कर लीजिएगा। इसके साथ ही oswal.io का इनका पोर्टल है, उस पर भी जाके जरूर विजिट करिएगा, वहां पे भी आपको मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल वगैरह मिलेगा। एंड मॉक टेस्ट का रिजल्ट भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो मॉक टेस्ट आप देंगे ना उसका आपको रिजल्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ाई करिएगा। चलिए आज हम क्वेश्चन डिस्कस करना शुरू करते हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा है और मैं इसको मार्क करूंगी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए है क्योंकि ये केस स्टडी टाइप, उस केसलेट कहते हैं इन्हें, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये केसलेट है। शॉर्ट में एक छोटा सा केस दिया गया आपको, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इट इज एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। आपसे इसमें जो भी, ये बिजनेस एनवायरमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। बिजनेस एनवायरमेंट जो चैप्टर आपने पढ़ा था ना उसका क्वेश्चन है। यहाँ पे डायरेक्टली आपसे चीजें नहीं पूछी गई हैं, यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट का जो फीचर है वो आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, आपको एक केस दिया गया है और फिर उसमें पूछा गया है कि यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट का कौन सा फीचर है वो आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो मैं इसको मार्क करूंगी, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, ये पेपर कराने का पर्पज ये है कि आपको आइडिया लग जाए कि केवल डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं आते, मेमोरी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं, इस टाइप के इनडायरेक्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप भी एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, बाकी मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। क्वेश्चन क्या है कि कार्टूनी प्लैनेट इज अ वेल नोन इंडोर प्ले ग्राउंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग पार्टी फॉर चिल्ड्रेन इन नोएडा।
ठीक है। एक कह लीजिए एक है इंडोर प्लेग्राउंड ऑर्गेनाइजिंग पार्टी जिसका नाम है कार्टूनी प्लैनेट। ठीक है, ये नोएडा में है। यहाँ पे मतलब एक इंडोर प्लेग्राउंड है, यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे स्पोर्ट्स वगैरह हैं। प्ले स्टेशन है, इट हैज मेनी प्ले स्टेशन एंड इट ऑर्गेनाइज वेरियस एक्टिविटीज फॉर द किड्स टू एंजॉय, यानी किड्स के लिए बहुत सारी एक्टिविटी ये प्लान करते थे। ठीक है, इसका नाम क्या है? कार्टूनी प्लैनेट। ठीक। Looking at the increasing number of the children visiting Cartoony Planet, a new indoor playground in the name of Tiny Tot House came up with advanced swings, PlayStation and entertainment activity near Cartoony Planet. अब क्योंकि कार्टूनी प्लैनेट काफी फेमस होता जा रहा था, यहाँ पे बहुत सारे प्ले स्टेशन थे, बच्चों को बहुत मजा आ रहा था, तो इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो फिर एक दूसरे कह लीजिए बिजनेसमैन ने इसी कार्टूनी प्लैनेट के पास ही एक दूसरा कह लीजिए गेम जोन, एक इंडोर प्ले स्टेशन प्ले ग्राउंड कह लीजिए ओपन किया, जिसका नाम रखा टाइनी टॉट। ठीक। और इसमें क्या किया, इस जो नेक्स्ट पर्सन था इसने यहाँ पे और एडवांस, देखिए और एडवांस स्विंग्स लगा दी और बढ़िया प्ले स्टेशन एक्टिविटी, इंटरटेनमेंट एक्टिविटी वगैरह ऑर्गेनाइज कर दी इस टाइनी टॉट में। ठीक। तो अब क्या होगा, जो पहले सारा क्राउड यहां पर आ रहा था, अब वो क्राउड के लिए एक ऑप्शन और हो गया ना, टाइनी टॉट भी हो गया, और इसी के पास इन्होंने ओपन कर दिया। तो अब टू compete with the newly opened indoor playground, Cartoony Planet also added some advanced swings and the entertainment activity to attract more children. तो अब क्योंकि कुछ क्राउड जो है टाइनी टॉट जाने लगा था, तो इसलिए इस बात को देखते हुए अब जो कार्टूनी प्लैनेट है उन्हें अब एडवांस टेक्नोलॉजी पे जाना पड़ा। एडवांस स्विंग्स, जो झूले वगैरह थे वो और एडवांस और ज्यादा इंटरटेनमेंट एक्टिविटी इन्हें अपने उसमें ऐड करनी पड़ी, क्योंकि इनका क्राउड कहाँ जा रहा था? टाइनी टॉट। अभी इनके कह लीजिए पास में ही कॉम्पिटिटर्स आ गए थे। ठीक। तो ये पूरा केस दिया गया है। तो आपको बताना है कि द एबव इंफॉर्मेशन हाईलाइट वन ऑफ द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अब ये जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट के एक फीचर को हाईलाइट कर रही है। आपको आइडेंटिफाई करना है फीचर, आपको वो फीचर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट फीचर जो यहाँ पे हाईलाइट किया गया है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना? ये एक कार्टूनी प्लैनेट एक गेम जोन था, काफी पॉपुलर, बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया तो इसी का कॉम्पिटिटर टाइनी टॉट बगल में खुल गया। इसके पास और एडवांस टेक्नोलॉजी थी, टाइनी टॉट में बहुत बढ़िया स्विंग्स थी, एंटरटेनमेंट एक्टिविटी थी। तो उसको देखते हुए फिर कार्टूनी प्लैनेट ने अपने आप को अपग्रेड किया और एडवांस टेक्नोलॉजी ये लेके आया। तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा फीचर बिजनेस एनवायरनमेंट का हाईलाइट हो रहा है। ठीक। तो क्वेश्चन ये है, चार फीचर दिए हैं, अनसर्टेनिटी, रिलेटिविटी, डायनेमिक नेचर, इंटर रिलेटेडनेस। ये चार फीचर दिए गए हैं, यहाँ पे किस फीचर की बात हो रही है ये आपको बताना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। ये क्वेश्चन बिजनेस एनवायरनमेंट से है। देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट, देखिए क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मतलब सराउंडिंग, यानी किसी भी बिजनेस के चारों तरफ, किसी भी बिजनेस के चारों तरफ जो सराउंडिंग है, जिसपे बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में वो सारे फैक्टर आते हैं विच आर आउटसाइड द बिजनेस। बिजनेस के चारों तरफ जो आउटसाइड हैं, जिन पे बिजनेस का कंट्रोल नहीं है, वो सब क्या होते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है। एंड दे इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, और ये बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं, तो इन्हें कहा जाता है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक। जैसे सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट हुआ, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हुआ, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट हुआ, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हुआ। तो ये क्या है? बिजनेस के चारों तरफ का एनवायरनमेंट जिनका इंपैक्ट बिजनेस पे पड़ता है। तो दिस इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस के चारों तरफ और क्या क्या होता है? बिजनेस के चारों तरफ कह लीजिए बिजनेस के जो कस्टमर हैं वो होते हैं, बिजनेस के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ये जो टाइनी टॉट था वो कॉम्पिटिटर ही तो था, बिजनेस के कॉम्पिटिटर होते हैं, गवर्नमेंट आता है बिजनेस के चारों तरफ, सप्लायर्स होते हैं, ठीक है, बैंक्स होते हैं। ठीक। तो ये सब क्या है? बिजनेस के चारों तरफ डिफरेंट पार्टीज है जिनका इंपैक्ट पड़ता है बिजनेस पे। ठीक है। तो ये दिस कंस्टिट्यूट द बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट इन चीजों से मिलकर बनता है। और यहाँ पे जिस फीचर की बात हो रही है, वैसे तो बिजनेस एनवायरनमेंट के ये सारे ही फीचर होते हैं, यहाँ पे जिस फीचर की बात हो रही है दैट इज बताइए क्या होगा? अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब होता है अनिश्चितता, यानी कुछ भी बिजनेस में निश्चित नहीं है। सारे ऑप्शन में बता देती हूँ, देखिए सारे ऑप्शन का मतलब बता देती हूँ, फिर आप देखिएगा यहाँ पे कौन सा आंसर है। पहला है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब होती है अनिश्चितता।
देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट में आप कुछ भी पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एवरीथिंग, क्योंकि फ्यूचर कंप्लीटली अनसर्टेन है। ये जो फ्यूचर है कंप्लीटली अनसर्टेन है। आगे चल के क्या होगा किसको पता, आगे चल के क्या ट्रेंड में रहेगा किसको पता। किसको पता था कि 2020 में जब कोरोना आ जाएगा, तो आपने देखा कोरोना के बाद कितना मेजर चेंज आ गया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। मेरा ये जो चैनल है ना वो भी कोरोना की ही देन है। 2020 में जब कोरोना आया था और मेरा कॉलेज थोड़े दिनों के लिए, मतलब कह लीजिए ऑफ मिला मुझे कॉलेज से, 2-3 महीने के लिए तो हमारा कॉलेज, 1-1.5 महीने के लिए मतलब कह लीजिए पढ़ाई बंद हो गई थी और उसके बाद ऑनलाइन मोड से शुरू हुआ था। तो वो जो ब्रेक मिला था उसी दौरान मैंने अपना चैनल शुरू किया। तो आप किसको पता था कि फ्यूचर इज कंप्लीटली अनसर्टेन, किसको पता था कि कोरोना के बाद इतना ज्यादा ऑनलाइन में बूम आएगा, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। तो वही है पहला अनसर्टेनिटी। तो ये भी एक फीचर है बिजनेस एनवायरनमेंट का, ठीक है। अगला क्या है, रिलेटिविटी। रिलेटिविटी रिलेटिविटी का मतलब क्या है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो एक जैसा नहीं होता। रिलेटिविटी का मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक जैसा नहीं रहता, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह का दूसरी जगह की तरह सेम बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं होता। मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, क्या वो महाराष्ट्र के बिजनेस एनवायरनमेंट की तरह सेम है? क्या मार्केट जो उत्तर प्रदेश का है वही महाराष्ट्र का है? नहीं, अलग है। रीजन टू रीजन भी बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज करता है। जो सिटीज में जो एनवायरनमेंट होता है वो अलग होता है, एक छोटे शहर का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होता है। कंट्री टू कंट्री बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है। क्या जो इंडिया का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है और जो यूएस का बिजनेस एनवायरनमेंट है क्या सेम है? नहीं है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो वही एक फीचर है रिलेटिविटी। तो इसकी बात भी नहीं हो रही है, अनसर्टेनिटी की भी बात नहीं हो रही है। इंटर रिलेटेडनेस का क्या मतलब है कि ये जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट हैं ये रिलेटेड होते हैं। इनका इंपैक्ट, एक कंपोनेंट का इंपैक्ट दूसरे कंपोनेंट पे पड़ता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे 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 एग्जांपल लेते हैं, कोरोना के बाद क्या हुआ, कोरोना के बाद बहुत मेजर चेंज आया कि लोग क्या हो गए, हेल्थ, मतलब कह लीजिए कॉन्शियस हो गए लोग, हेल्थ कॉन्शियस हो गए लोग, हेल्थ अवेयरनेस लोगों में बढ़ गई। तो उसके बाद क्या हुआ, जो हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं उनकी मार्केट में डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, तो एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर पे इंपैक्ट पड़ा। ठीक है, तो वही है इंटर रिलेटेडनेस। तो इसकी बात भी तो नहीं हो रही है, ना इसकी बात हो रही है, ना इसकी बात हुई है यहाँ पे इस पैराग्राफ में। यहाँ पे किसकी बात हुई है, डायनेमिक नेचर। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इट कीप ऑन चेंजिंग। ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये हाईली फ्लेक्सिबल है। ये बिजनेस एनवायरनमेंट हाईली फ्लेक्सिबल है, ये चेंज होता रहता है। लोगों की टेस्ट प्रेफरेंस ये चेंज होती रहती है। बिजनेस एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं है, एक जैसा नहीं रहता है, वो चेंज होता रहता है। पहले लोग कार्टूनी प्लैनेट में जाते थे, लेकिन फिर बाद में टाइनी टॉट और एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आ गया तो लोग इधर जाने लगे। तो फिर कार्टूनी प्लैनेट को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ा। तो आप देख रहे हैं लोगों का नेचर या टेस्ट प्रेफरेंस स्टैटिक नहीं है कि हमेशा एक जैसी चीजें पसंद आए, इट इज फ्लेक्सिबल। वो फ्लेक्सिबल है, डायनेमिक है, चेंज होती रहती है। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को बहुत जरूरत है कि वो अपना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या करे, वो स्कैन करते रहे। बिजनेस जो है अपने चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो स्कैन करते रहे, देखते रहे कि उसके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी आ रही है, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, तो स्कैन करते रहे। तो क्यों स्कैन करते रहे, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है। यहाँ पे कार्टूनी प्लैनेट ने जब स्कैन किया तो पाया कि कॉम्पिटिटर तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो फिर कार्टूनी प्लैनेट ने भी किया। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, डायनेमिक नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी इज कॉल्ड। यानी ये जो सबऑर्डिनेट है ये है आपका सबऑर्डिनेट। ठीक है, ये इसका बॉस है, सुपीरियर है। ठीक है, सुपीरियर है, थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, ये सुपीरियर है। ठीक है, और ये इसका छोटा सा सबऑर्डिनेट है। तो ये जो सब ऑर्डिनेट है इसका जो ऑब्लिगेशन है कि जो भी इसको ड्यूटी असाइन की गई है वो अच्छे से परफॉर्म करे। तो इसको क्या कहा जाता है, क्या इसको अथॉरिटी कहा जाता है, क्या इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है, क्या इसको अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है, या इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं। तो चलिए मैं इन चारों ही ऑप्शन के बारे में बता देती हूँ, फिर यू विल गेट द आंसर। तो देखिए हम यहां से शुरू करते हैं। अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब क्या होता है? तो अथॉरिटी का हिंदी में मतलब क्या होता है? अथॉरिटी मतलब अधिकार, हमें अधिकार दिया गया, अथॉरिटी दी गई है। तो अथॉरिटी बेसिकली एक राइट होता है। अथॉरिटी क्या होता है? इट इज अ राइट टू गिव ऑर्डर। ठीक है,
अथॉरिटी मतलब अधिकार मिलता है कि हम ऑर्डर दे सकते हैं, हमारे पास पावर आ रहा है, दैट इज अथॉरिटी। एंड अथॉरिटी इज द रूट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी कह लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए प्रॉपरली अपना काम नहीं कर पाती है अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोगों के पास अथॉरिटी ना हो। अगर इन्हें ये राइट ही नहीं है कि दूसरे पर्सन को काम कह सकते हैं, तो काम होगा कैसे? जो टॉप के पर्सन है उनके पास अगर इतनी अथॉरिटी नहीं है, अधिकार ही नहीं है कि वो अपने सबऑर्डिनेट को काम बता सकें, डायरेक्ट कर सकें, तो काम होगा कैसे? ठीक है, तो दिस इज अथॉरिटी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अथॉरिटी की तो बात हो नहीं रही है। क्वेश्चन समझ में आया है ना? क्वेश्चन मतलब क्या कह रहा है कि सब ऑर्डिनेट अपना काम जो भी उसको ड्यूटी असाइन की गई है वो अच्छे से परफॉर्म करे। इस ऑब्लिगेशन को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो अथॉरिटी तो नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब होता है जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या होता है? जवाबदेही यानी आंसरेबिलिटी। ठीक है, आंसरेबल होना। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द असाइन ड्यूटी। जो भी इसको काम दिया गया था, ठीक है, इस पर्सन को जो भी काम दिया गया था उसके लिए ये आंसरेबल है। जो भी असाइन ड्यूटी थी, जो भी इसे परफॉर्म करना था उसके लिए आंसरेबल है, उसकी जवाबदेही है कि काम हुआ है कि नहीं हुआ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो ये होता है अकाउंटेबिलिटी। अगला क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी, आपको काम दिया गया, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो जिम्मेदारी क्या होती है? ड्यूटी दैट कम्स अलोंग विद जॉब। ठीक है, आपकी जॉब के साथ जो ड्यूटी होती है दैट इज कॉल्ड जिम्मेदारी, इसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। एंड ये जो सब ऑर्डिनेट है, ये इसको जो भी टास्क दिया गया है ये परफॉर्म करे। ठीक है, इसका जो ऑब्लिगेशन है इसी को कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सबऑर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी। सबऑर्डिनेट को जो भी ड्यूटी असाइन की गई है उसको प्रॉपरली परफॉर्म करे। ठीक है, ये क्या है? इसकी जिम्मेदारी है, इस सबऑर्डिनेट की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ठीक, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये ऑब्लिगेशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल। ये ऑब्लिगेशन है एक इंडिविजुअल का कि वो परफॉर्म करे जो भी असाइन ड्यूटी है, जो भी उसको काम दिया गया है वो अच्छे से परफॉर्म करे, असाइन ड्यूटी वो अच्छे से करे टू द बेस्ट ऑफ इट्स एबिलिटी। टू द बेस्ट ऑफ इट्स एबिलिटी यानी जितनी क्षमता है, बेस्ट ऑफ इट्स एबिलिटी, वो अच्छे से काम को परफॉर्म करे अंडर द गाइडेंस ऑफ लीडर। यानी जो भी उसका बॉस है, जो भी उसका लीडर है, उसके गाइडेंस के अंदर वो अच्छे से बेस्ट ऑफ इट्स कैपेबिलिटी, बेस्ट ऑफ हिज कैपेबिलिटी यानी जो भी उसकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग बेस्ट काम करे। तो ये क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। ठीक, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे आंसर क्या है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सब ऑर्डिनेट का ऑब्लिगेशन है कि वो प्रॉपरली परफॉर्म करे अपनी असाइन ड्यूटी को, ये तो ये क्या है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, फिर ये जो टर्म है ये तो इनसे काफी अलग टर्म है, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? ये एक फॉर्म है बिजनेस स्ट्रक्चर, बिजनेस नहीं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक फॉर्म है। ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है? जहां पे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है सेंट्रलाइजेशन और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक, देखिए सेंट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन मतलब कि जो पावर है वो क्या है? कुछ लोगों के पास ही है। ठीक है, पावर मतलब एक सुपीरियर है, वही सबको काम बताएगा। ठीक है, पूरा पावर इसी के हाथ में है, तो दैट इज सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है कि जो पावर है वो बटा हुआ है। ठीक है, नीचे काफी ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो रहा है, यानी इसने पावर दिया है कि तुम अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट देख लो, तुम फाइनेंस देख लो, तुम एचआर देख लो, तुम दूसरा प्रोडक्शन देख लो। तो इसने पावर इन सबको दिया है, फिर इनके पास पावर है, फिर ये अपने अपने डिपार्टमेंट में लोगों को पावर दे रहे हैं। तो देर इज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो इसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। पर जो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें सारा काम यही पर्सन करेगा, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इसी के पास है। चाहे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कोई छोटा सा भी डिसीजन लेना है इसी के पास आएगा, एचआर डिपार्टमेंट का छोटा सा डिसीजन इसी के पास आएगा। ठीक है, तो दैट इज सेंट्रलाइजेशन। बट यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ये है, बट यहाँ पे तो इसकी कोई बात ही नहीं हो रही है। अब आपको आंसर समझ में आ गया होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगले टाइम पे अब हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि क्लास 11th का जो तीनों मेन सब्जेक्ट हैं, बीएसटी, इको, अकाउंटेंसी, क्लास 12 का अकाउंटेंसी, इको एंड बीएसटी,
ये सब मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो इसका फायदा उठाइएगा। और जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आपको मेरे चैनल पे मैं बहुत सारे सब्जेक्ट अपलोड कर चुकी हूँ जो आपको मिलेंगे, तो इनसे पढ़िएगा, इनका फायदा उठाइएगा। ठीक है। एंड चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो मेरे दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत मेहनत से एक एक वीडियो बनता है। ठीक है। एंड प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए, वहां पे भी मेरे चैनल से रिलेटेड मैं अपडेट डालती रहती हूँ। राइट। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।